पिछले क्लास में हम लोग क्या शुरू किए थे पढ़ना, जेनेटिक कोड। और जेनेटिक कोड में बताए होंगे यानी कि आनुवांशिक कोड क्या होता है। इसमें पहला विशेषता हम लोग देख चुके थे। पहला विशेषता क्या था कि जो आनुवांशिक कोड होते हैं सजीवों के वो ट्रिपलेट होते हैं। इट मीन्स 3 लेटर के बने होते हैं। तो हमारे आनुवांशिक कोड का पहला विशेषता क्या होता है कि हमारा आनुवांशिक कोड त्रिकुट या ट्रिपलेट होता है। तो ये क्यों त्रिकुट होता है, क्यों ट्रिपलेट होता है, ये बात हम बता चुके थे आप लोगों को। कब बता चुके थे? इसके पहले वाले क्लास में क्यों त्रिकुट ही होते हैं इस बात की चर्चा हो चुकी थी। और इसका परिभाषा भी आपको बताया जा चुका था। तो परिभाषा बताए होंगे कि एक तरह का भाषा है। जेनेटिक कोड क्या है? एक तरह का भाषा है। ऐसे आप चाहें तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि क्या है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड, ठीक है, जेनेटिक कोड जेनेटिक कोड को हम कैसे परिभाषित करते हैं उसने बताया है कि एक तरह का ये भाषा है। और ये भाषा कहाँ प्रेजेंट रहता है? मैसेंजर आरएनए पर। कहाँ प्रेजेंट रहता है ये भाषा? मैसेंजर आरएनए पर। और ये किसका भाषा है? तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का भाषा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज लैंग्वेज ऑफ, इट इज लैंग्वेज माने भाषा। इट इज लैंग्वेज ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इट इज लैंग्वेज ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड का भाषा है। कहां प्रेजेंट होता है? तो प्रेजेंट ऑन स्मॉल एमआरएनए। इट इज लैंग्वेज ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक भाषा है। क्या? जेनेटिक कोड। जो कहां होता है? तो प्रेजेंट ऑन एमआरएनए। and synthesized from DNA. यह एक तरह का भाषा है। किसका भाषा है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। कहां प्रेजेंट होता है? तो स्मॉल एमआरएनए पर। इट इज लैंग्वेज ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ऑन एमआरएनए। यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड का भाषा है जो प्रेजेंट एमआरएनए, जो स्मॉल एमआरएनए पर प्रेजेंट रहता है, जो कि सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए। और यह भाषा किससे बना रहता है? जेनेटिक कोड भाषा किससे बना रहता है? तो डीएनए से। कहां प्रेजेंट होता है? तो एमआरएनए पर। ये क्या है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का भाषा है। तो इट इज लैंग्वेज ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ऑन एमआरएनए एंड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए। अब अपने आप ब्रैकेट में डाल सकते हो, व्हिच डिटरमाइन, जो कि डिटरमाइन करता है। डिटरमाइन मतलब जो कि तय करता है। which determine the sequence of amino acid. Amino acid present in polypeptide. सिंपल सा बात है। जेनेटिक कोड क्या है? एक तरह का लैंग्वेज है, एक तरह का भाषा है जो मैसेंजर आरएनए पर होता है। और किसका भाषा है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। किससे बना होता है? तो डीएनए से। इट इज लैंग्वेज ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ऑन स्मॉल एमआरएनए। यह एक तरह का भाषा है। किसका भाषा है? तो यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड का भाषा है जो मैसेंजर आरएनए पर प्रेजेंट होता है एंड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए। जो किससे बना रहता है? डीएनए से। अब ब्रैकेट में क्या लिखे हैं? व्हिच डिटरमाइन, जो कि निश्चित करता है, तय करता है। क्या? द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन पॉलीपेप्टाइड। और जो भाषा जो मैसेंजर आरएनए पर होता है, मैसेंजर आरएनए पर जो पॉलीपेप्टाइड का भाषा होता है जेनेटिक कोड के रूप में, उसी के अनुरूप अमीनो एसिड डिटरमाइन होते हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड में पाए जाते हैं। तो ये इसका परिभाषा होगा।
कि इट इज लैंग्वेज ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड का भाषा है, प्रेजेंट ऑन एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए पर मौजूद रहता है, एंड सिंथेसाइज फ्रॉम डीएनए, डीएनए से बना होता है, जो क्या करता है, विच डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड प्रेजेंट इन पॉलीपेप्टाइड, जो कि पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड का क्या सीक्वेंस है उसको डिटरमाइन करता है। बस अब इसका पहला हम लोग बताए थे, उस दिन चर्चा हुआ था पहला दिन कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि डीएनए से बनता है आरएनए, तो डीएनए में भी 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस और आरएनए में भी 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस। तो डीएनए में और आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस का रेशियो है वो सेम रहता है, 4 वहां भी 4 यहाँ भी, लेकिन जो आप प्रोटीन बनते हैं सेल के अंदर उस 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड से बनते हैं। तो उसका अगर हम जो मैसेंजर आरएनए में 4 तरह का नाइट्रोजनस बेस है, कौन कौन, एडेनिन, साइटोसिन, यूरासिल और गुआनिन, तो उस ACUG से का प्रत्येक लेटर अगर 4 गो अमीनो एसिड को कोडित करे तो 4 ही को मैक्सिमम करेगा, तो 4 ही को मैक्सिमम कोडित करेगा। चाहिए कितना के लिए, 20 के लिए। यह संभव है तो नहीं संभव है। फिर हम उस दिन बताए थे कि अगर 2-2 लेटर का हम जेनेटिक कोड ले, यानी 1 लेटर का जेनेटिक कोड लेना है तो मैक्सिमम 4 ही अमीनो एसिड कोडित हो पा रहा है, तो उससे नहीं काम चलेगा, क्योंकि हमको 20 अमीनो एसिड का कोड चाहिए। 2 लेटर का ले रहा है तो मैक्सिमम 16 ACUG या फिर ACUG समझाए थे, तो 16 तरह का बन रहा है कोड, तो भी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कितना के लिए चाहिए, 20 के लिए चाहिए, 16 मैंने 20 से कम हो जा रहा है। तब हम 3 लेटर का जेनेटिक कोड लेते हैं, और जब 3 लेटर का जेनेटिक कोड लेते हैं यानी कि तो उससे 64 तरह का 64 जेनेटिक कोड तैयार होगा, जो 20 से ज़्यादा होगा, और यही संभव होता है। यानी कि हमारा जो आनुवांशिक कोड होता है वो सिंगलेट यानी कि 1 लेटर का बना हुआ संभव नहीं है, 2 लेटर का बना हुआ भी संभव नहीं है, 3 लेटर का बना हुआ ही संभव होता है। और कैसे होता है उस दिन समझा दिए। तो पहला हमारा विशेषता क्या आया था जेनेटिक कोड का, पहला विशेषता आया था जेनेटिक कोड का कि जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, TRIPLET। ट्रिपलेट का हिंदी होता है त्रिकुट, यानी कि हमारे जो जेनेटिक कोड होते हैं वो त्रिकुट होते हैं। त्रिकुट का मतलब हुआ 3 लेटर के बने होते हैं। हमारा जो जेनेटिक कोड होता है, जो आनुवांशिक कूट होता है कोशिका के अंदर, वो 3 लेटर का बना होता है, यानी कि वो त्रिकुट होता है। ये पहला विशेषता क्यों होता है उस दिन समझा दिया गया था। तो अब आप ये उस दिन समझा दिए थे कि जेनेटिक कोड एक तरह का भाषा है जो मैसेंजर आरएनए पर प्रेजेंट रहता है। किसका भाषा है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। बनता किससे है, डीएनए से। और उसी के अनुसार जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा उसमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस निर्धारित होगा। पहला था हमारा जेनेटिक कोड स्टेटमेंट। अब आप इसका दूसरा प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, इसको हम मिटाते हैं, इसको आप लोग चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, ये आप समझ लीजिए। पहला विशेषता हो गया, अब हम दूसरा विशेषता देखते हैं। हमारा टॉपिक है जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड का दूसरा विशेषता क्या है। पहला तो हो गया कि जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। पहला हो गया जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। आनुवांशिक कोड 3 लेटर के बने हुए होते हैं। और दूसरा इसका होगा कि जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगस। जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगस। जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगस, AMBIGOUS, नॉन एम्बिगस, AMBIGOUS। हमारे जो आनुवांशिक कूट होते हैं
वो नॉन एम्बिगस होते हैं, ये इसको कहते हैं नॉन एम्बिग्विटी ऑफ जेनेटिक कोड। तो इसका माने होता है, एम्बिगस का मतलब होता है अस्पष्ट होना। एम्बिगस मतलब क्या होता है? अस्पष्ट होना, गुड़ होना, मतलब गुड़ इन द सेंस की जल्दी पता ना चल पाए, तो क्लियर नहीं। लेकिन हमारा जो जेनेटिक कोड होता है वो नॉन एम्बिगस, मतलब अस्पष्ट नहीं होता है, गुड़ नहीं होता है, हमारा जेनेटिक कोड स्पष्ट होता है। तो इसका माने हो गया अस्पष्ट, यानी कि जेनेटिक कोड अस्पष्ट होता है। आनुवांशिक कोड अस्पष्ट होता है। कैसे? तो कह रहा है कि जैसे आप देखिए सी या ट्रिपल यू, देखिए ट्रिपल यू फिनाइल अलानीन नामक अमीनो एसिड को कोडित करता है। एमिनो एसिड, ए मतलब हो गया अमीनो एसिड, फिनाइल एलानीन। तो जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगस, मतलब जेनेटिक कोड स्पष्ट होता है। इसका मतलब होता है कि प्रत्येक सजीव में एक खास जेनेटिक कोड एक खास अमीनो एसिड को इंगित करता है। इट मीन्स कि एक खास जेनेटिक कोड हर हाल में, हर सजीव में एक खास अमीनो एसिड को इंगित करता है। इट मीन्स ईच जेनेटिक कोड is particular for a particular amino acid, यानी कि each genetic code is particular for a amino acid, ठीक है? या each amino acid has a particular genetic code, each amino acid has a particular amino acid। या ऐसे भी आप कर सकते हैं कि एक खास जेनेटिक कोड, ये 3 लेटर का बना हुआ जेनेटिक कोड, तो ये खास जेनेटिक कोड हर हाल में, हर सजीव में फिनाइल एलानीन नामक अमीनो एसिड को कोडित करेगा। ये जो 3 लेटर का बना हुआ है जो जेनेटिक कोड है, ये जो 3 लेटर का बना हुआ जेनेटिक कोड है, ये जेनेटिक कोड हर हाल में, हर सजीव में फिनाइल एलानीन नामक अमीनो एसिड को कोडित करेगा। ये किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में फिनाइल एलानीन के अलावा किसी दूसरे अमीनो एसिड को कोडित नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? यही होता है इसका मान। जेनेटिक कोड, आनुवांशिक कोड स्पष्ट होते हैं, आनुवांशिक कोड नॉन एम्बिगस होते हैं। इसका माने बाबू क्या हुआ? इसका माने हुआ कि हर जेनेटिक, एक खास जेनेटिक कोड हर सजीव में, हर हाल में एक खास अमीनो एसिड को कोडित करता है। जेनेटिक कोड स्पष्ट होते हैं, इसका माने हुआ कि एक खास जेनेटिक कोड हर हाल में, हर सजीव में एक खास अमीनो एसिड को ही कोडित करता है। इसी को कहा जाता है जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिग्विटी, यानी कि ईच जेनेटिक कोड ऑलवेज कोड फॉर ए पार्टिकुलर अमीनो एसिड। ईच जेनेटिक कोड ऑलवेज codes for a particular amino acid, and this character is called non-ambiguity of genetic। एक खास अनुवांशिक कोड हर हाल में, हर सजीव में एक खास अमीनो एसिड कोडित करता है। इसे हम कहते हैं कि जेनेटिक कोड स्पष्ट होता है। जैसे उदाहरण हुआ फिनाइल एलानीन। इसका आपको इस विशेषता का अपवाद आपको एक जगह मिलेगा जीवाणु में, ठीक है? जैसे इसको हम कहेंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन माने अपवाद। एक्सेप्शन क्या हो गया? अपवाद। तो इस लक्षण का अपवाद है किसमें? इन बैक्टीरिया। एक्सेप्शन है इन बैक्टीरिया। जीवाणु में इसका अपवाद है। इस लक्षण का माने इस विशेषता का अपवाद जीवाणु पाया जाता है। क्या है कि जीवाणु में एक जेनेटिक कोड है जाओजी। जीवाणु में इस विशेषता का अपवाद पाया जाता है। यह जो जाओजी 3 लेटर का बना हुआ जेनेटिक कोड है,
ये पोजीशन के हिसाब से इस जाओ जी का दो अमीनो एसिड को कोडित करेगा। हमने क्या बताया कि आनुवांशिक कूट अस्पष्ट होते हैं, यानी कि हर हाल में, हर सजीव में एक आनुवांशिक कूट के द्वारा एक अमीनो एसिड बनेगा। फिर मैं कह रहा हूं कि इसका अपवाद है जीवाणु में। जीवाणु में कैसे अपवाद है कि वहां जाओ जी एक आनुवांशिक कूट है 3 तरह का बना हुआ। ये अगर जाओ जी अगर इनिशियल पोजीशन पर है, आरंभ में, इनिशियल ये मैसेंजर आरएनए पर अगर यह जाओ जी स्टार्ट में है तो या आप ऐसे कह सकते हैं कि स्टार्ट कोडोन का ये काम करेगा और इसका मतलब होता है मिथायोनीन। और यही जाओ जी जब बीच में होगा तो ये वैलिन नामक अमीनो एसिड को कोडित करेगा, VALINE, यानी कि स्टार्ट, या इसको कह सकते हैं इनिशिएशन, INITIATION, इनिशिएशन। वैलिन कब? तो जब इंटर कैलोरी का बाबू माने होता है बीच में। हम क्या बताना चाह रहे हैं कि आनुवांशिक कूट स्पष्ट होते हैं, यानी कि हर हाल में, हर सजीव में एक खास आनुवांशिक कूट खास अमीनो एसिड को इंगित करता है। लेकिन इस बात का अपवाद है जीवाणु में। जीवाणु में एक अपवाद है, ये जो जेनेटिक कोड है जाओ जी, वो 2 तरह के अमीनो एसिड को कोडित करता है। कब? तो जब ये जाओ जी मैसेंजर आरएनए पर शुरुआत में होगा, जब यह जाओ जी मैसेंजर आरएनए पर फर्स्ट जेनेटिक कोड के रूप में होगा या शुरुआत में होगा, तो जब ये स्टार्ट कोडोन का काम करेगा, याद रखिएगा 2 तरह के जेनेटिक कोड होते हैं जो स्टार्ट कोडोन काम करते हैं। आओ जी मतलब AUG और जाओ जी मतलब GUG। आओ जी AUG और जाओ जी GUG। आओ जी और जाओ जी जो 2 जेनेटिक कोड हैं, ये ट्रांसलेशन प्रक्रिया के इनिशिएशन का काम करते हैं, यानी कि सजीवों में जो स्थानांतरण प्रक्रिया होती है, जो प्रोटीन बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, वो इन्हीं 2 जेनेटिक कोड के द्वारा स्टार्ट होती है। तो ये जाओ जी जो है, ये अगर स्टार्टिंग में रहेगा, स्टार्ट कोडोन का काम करेगा, तो ये मिथायोनीन, METHIONINE, मिथायोनीन नामक अमीनो एसिड को कोडित करेगा। यह जाओ जी जेनेटिक कोड जब स्टार्ट में होगा मैसेंजर आरएनए पर, लेकिन यही जब बीच में होगा, स्टार्ट में ना होकर के मैसेंजर आरएनए पर जब यह बीच में होगा, तो ये वैलिन नामक अमीनो एसिड को कोडित करेगा। इंटर कैलोरी, INTERCALARY, जब इंटर कैलोरी पोजीशन में होगा, स्टार्ट पोजीशन में होगा तो मिथाइलिन अमीनो एसिड, और इंटर कैलोरी पोजीशन में होगा तो वैलिन नामक अमीनो एसिड को कोडित करेगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, आप लोग अगर सिकल सेल एनीमिया पढ़े हुएगा पॉइंट म्यूटेशन, तो हम बताए होंगे ना कि उसमें ग्लोबिन प्रोटीन के बीटा चेन के 6ठा नंबर पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड ना होकर के वैलिन हो जाता है। तो आप देखिएगा कि जाओ जी कोड आता है, वहां जाओ जी कोड का माने होता है वैल्यू, यानी कि जब जाओ जी किनारे होगा स्टार्टिंग में, जब प्रारंभन कोडोन का काम करेगा, तो उसका माने हो जाएगा मिथायोनिन नामक अमीनो अम्ल, और जब वही बीच में होगा तो हो जाएगा वैलिन नामक अमीनो। लेकिन किसमें? तो जीवाणु। किसमें? जीवाणु। बात समझ में आया? अब तीसरा इसका लक्षण, तीसरा लक्षण है, तीसरा विशेषता है किसका? जेनेटिक कोड का, कि जेनेटिक कोड जो है, जेनेटिक कोड इज डिसिफर, ऐसे कहते हैं डिसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड। डिसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड का माने होता है डिसिफरिंग
DECIPHERING, डिसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड। डिसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड, इसका हिंदी होता है कि जेनेटिक कोड अपभाषित होते हैं। डिसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड का माने होता है कि जेनेटिक कोड अपभाषित होते हैं। जेनेटिक कोड आनुवांशिक कोड क्या होते हैं? अपभाषित होते हैं। पहला विशेषता आनुवांशिक कोड त्रिकुट होते हैं, दूसरा विशेषता आनुवांशिक कोड अस्पष्ट होते हैं, और तीसरा विशेषता आनुवांशिक कोड अपभाषित होते हैं। डिसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड। अब ये अपभाषित होते हैं, इसका माने क्या होगा? तो कह रहा है कि कुछ ऐसे भी जेनेटिक कोड होते हैं, इसको कैसे हम इसको समझाएंगे? याद रखिएगा कि आनुवांशिक कोड का हर विशेषता अपने आप में 2 नंबर का एक प्रश्न होता है। अब परीक्षा में आएगा आनुवांशिक कोड त्रिकुट होते हैं कैसे, स्पष्ट करें 2 नंबर में। आनुवांशिक कोड अस्पष्ट होते हैं कैसे, एक्सप्लेन करें। या आनुवांशिक कोड अपभाषित होते हैं कैसे, यानी कोई एक विशेषता आ सकता है 2 नंबर में, तो आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो ये आनुवांशिक कोड अपभाषित होते हैं, इसका क्या माने होगा? इसका माने हो रहा है कि बाबू कोशिका के अंदर ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं जो एक से अधिक जेनेटिक कोड द्वारा कोडित किए जाते हैं। बात समझ में आई क्या कर रहा है? कोशिका के अंदर ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड हैं जो एक से अधिक जेनेटिक कोड के द्वारा कोडित किए जाते हैं। कोशिका के अंदर ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड हैं जो एक से अधिक जेनेटिक कोड के द्वारा कोडित किए जाते हैं। जैसे आप देखिएगा CUC, CUU, CUA और CUG। क्या हम बोर्ड पर लिख रहे हैं? CUC, CUU, CUA और CUG। ये 4 तरह का जेनेटिक कोड है। इसके अलावा और भी 2 है जो हमको याद नहीं आ रहा है। ये 4 जेनेटिक कोड है। इसके अलावा भी आप देखिएगा, आपका जो जहां आनुवांशिक कोड बनाया गया ना बुक में, वहां जो 64 जेनेटिक कोड का बना के दिया गया है, वहां आप देखिएगा तो उसमें बहुत सारे हैं। जैसे आर्जिनिन है, आर्जिनिन नामक अमीनो एसिड है, ल्यूसीन है, फिनाइलएलानिन है, ट्रिप्टोफान है। बहुत सारे अमीनो एसिड हैं जो एक से अधिक जेनेटिक कोड के द्वारा कोडित किए जाते हैं। यानी यहाँ 2 और कोड होगा, भी हमको याद नहीं आ रहा है। इस सब का माने क्या होगा? ये सारे जेनेटिक कोड ल्यूसीन नामक अमीनो एसिड को कोडित कर रहे हैं। किसको कोडित कर रहा है? ये ल्यूसीन। इसी बात को कहा जाता है कि आनुवांशिक कोड अपभाषित होते हैं। आनुवांशिक कोड अपभाषित होते, इसका माने क्या हुआ? कि इसका माने ये हुआ कि कोशिका के अंदर ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं जो एक से अधिक जेनेटिक कोड के द्वारा कोडित किए जाते हैं। जैसे उदाहरण हमने दिया ल्यूसीन, CUC, CUU, CUA, CUG। इस चारों इसके अलावा 2 और हैं। इस चारों का माने हुआ ल्यूसीन। इस तरह से आप जो 64 बना के दिया हुआ है जेनेटिक कोड, वहां आप देखिएगा कि ल्यूसीन है, आर्जिनिन है, फिनाइलएलानिन है, इनका 4 से ज्यादा या 4 जेनेटिक कोड हैं जो एक ही तरह के अमीनो एसिड को कोडित कर रहे हैं। अब हम बताए थे ना उस दिन कि 64 तरह का जेनेटिक कोड आ जाता है जब 4 पावर 3 करेंगे, यानी जेनेटिक कोड जब ट्रिपलेट होते हैं तो 64 कैसे करते हैं। तो वहां आप जब देखिएगा चार्ट तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यही बताए कि 2 और होता है, यानी कि 6 जेनेटिक कोड मिलकर के अकेले ल्यूसीन को कोडित कर रहा है, उसी तरह से 4 मिलकर के आर्जिनिन को, फिर फिनाइलएलानिन को। तो आप देखिएगा तो जेनेटिक कोड अपभाषित होते हैं। समझ में आया? अपभाषित होते हैं मतलब कि कोशिका के अंदर बहुत ऐसे अमीनो अम्ल हैं जो 2 से अधिक जेनेटिक कोड के द्वारा कोडित किए जाते हैं, जैसे ल्यूसीन। आप उदाहरण याद रखिएगा, ठीक। तो ये 3 लक्षण हो गया किसका? ये 3 खास विशेषता हो गया हमारे आनुवांशिक कोड का।
पहला अनुवांशिक कूट त्रिकूट होते हैं, दूसरा अनुवांशिक कूट स्पष्ट होते हैं, तीसरा अनुवांशिक कूट अफासित होते हैं। समझ में आ रहा है? अब चौथा देखिए, चौथा कह रहा है कि जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, यानी कि मैसेंजर आरएनए पर जो जेनेटिक कोड होंगे ओवरलैप नहीं करते, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। इसको हम कैसे समझेंगे? जैसे मान लिया जाए यहां आओ जी, फिर सी यू यू, और फिर मान लिया जाए ए सी जी है। ये कितना लेटर का है? 1 2 3, ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर है। इस 9 लेटर से कितने जेनेटिक कोड कोडित हो सकते हैं? क्योंकि जेनेटिक कोड कितना होता है? 3 लेटर का होता है जेनेटिक कोड। तो ये इस 9 लेटर से कितने जेनेटिक कोड कोडित होंगे? 1 2 और 3। लेकिन 9 लेटर से सिर्फ 3 जेनेटिक कोड कब कोडित होंगे? जब ये ओवरलैप नहीं करेंगे तब। बात समझ में आ रहा है? विशेषता क्या है कि जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैप, जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग, जेनेटिक कोड एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं कर रहा है। इसका एग्जांपल हमने बताया कि अगर 9 लेटर का बना हुआ है तो उससे 3 ही जेनेटिक कोड स्पष्ट हो बनेगा। अगर ये ओवरलैप होता तो क्या हो जाता? तो देखिएगा ध्यान से, एक होगा ए यू जी 3 लेटर का, दूसरा हो जाएगा यू जी सी, फिर तीसरा हो जाता है जी सी यू, फिर चौथा हो जाता सी यू यू, पांचवा हो जाता यू यू ए, छठा हो जाता यू ए सी, और सातवां हो जाता ए सी जी। तो कितना हो जाता? 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि जब जेनेटिक कोड आपस में ओवरलैप हो जाते तो 9 लेटर के ही जेनेटिक कोड से 7 तरह का जेनेटिक कोड बनता। लेकिन बनता कितना है वास्तव में? सिर्फ 3। यानी कि 9 लेटर से सिर्फ 3 ही जेनेटिक कोड तैयार होते हैं। ऐसा इसलिए कि जेनेटिक कोड ओवरलैप एक दूसरे को नहीं करते हैं। जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। जेनेटिक कोड एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते। ओवरलैप होता है आच्छादित करना, एक दूसरे को ओवरलैप करना, आच्छादित होना। तो जेनेटिक कोड जो होते हैं वो आच्छादित नहीं होते हैं। काहे कि अगर आच्छादित होते तो 9 लेटर से 3 जेनेटिक कोड कोडित ना होकर के कितना कोडित होता? 7। अब कैसे 7 हुआ तो बताए? ए यू जी, फिर एक हो जाएगा ए यू जी, फिर हो जाएगा यू जी सी, फिर हो जाएगा जी सी यू, फिर हो जाएगा सी यू, फिर हो जाएगा यू यू ए, फिर हो जाएगा यू ए सी, फिर हो जाएगा ए सी। 7। तो ये आपका हो गया चौथा नंबर विशेषता। 5वां नंबर चलिए। कह रहा है 5वां कि जेनेटिक कोड इज कॉमालेस। जेनेटिक कोड इज कॉमालेस। जेनेटिक कोड इज कॉमालेस मतलब जेनेटिक कोड के बीच में मैसेंजर आरएनए पर जो जेनेटिक कोड होते हैं उसको लगातार पढ़ा जाता है, उसके बीच में कॉमा नहीं होता। मतलब देयर इज नो गैप और पॉज between two any genetic code present on mRNA and this is called genetic code is comaless। हम क्या कर रहे हैं? जैसे सपोज AUGC A, तो क्या करें? इनके बीच में कॉमा नहीं होगा। जैसे एक AUG हुआ एक जेनेटिक कोड, दूसरा CAU होगा और तीसरा GCA होगा, तो इनके बीच में
कोई कॉमा या गैप नहीं होगा, कोई पॉज नहीं होगा। देयर इज नो गैप और पॉज बिटवीन एनी टू सक्सेसिव एमिनो एसिड। ये बिटवीन एनी टू जेनेटिक कोड, ये दो जेनेटिक कोड होगा, ये तीसरा होगा, तो इनके बीच में कोई गैप या पॉज नहीं होता है, ये लगातार ही पढ़े जाते हैं। मतलब जो मैसेंजर आरएनए पर जो जेनेटिक कोड प्रेजेंट होते हैं उसमें किसी दो जेनेटिक कोड के बीच में कोई गैप या कोई पॉज या कोई कॉमा नहीं होता है, उसको लगातार पढ़ा जाता है, इसी को कहते हैं जेनेटिक कोड इज कॉमालेस। छठा नंबर सीधा इसका विशेषता कि जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, इसका माने हुआ जो छठा नंबर विशेषता है कि आनुवांशिक कोड सर्वव्यापी होते हैं। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल यानी जेनेटिक कोड सर्वव्यापी होते हैं। इसका मतलब हुआ कि जेनेटिक कोड डिक्शनरी इज एप्लीकेबल to all living beings starting from bacteria to fungi, to mammals to angiosperm। मतलब जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं। ऐसा नहीं है कि जीवाणु का जेनेटिक कोड से अलग अमीनो एसिड कोडित होगा, फंजाई में जेनेटिक कोड से अलग अमीनो एसिड कोडित होगा, मैमल्स में अलग से कोडित होगा, फ्लावरिंग प्लांट में अलग से कोडित हो, अलग जेनेटिक कोड से अलग अमीनो एसिड बनेगा, ऐसा नहीं है। एक कह रहा है जेनेटिक कोड ओवरलैप, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि जेनेटिक कोड में हर जेनेटिक कोड एक ही तरह के अमीनो एसिड कोडित करता है, चाहे वो जीवाणु का शरीर हो या कवक का हो, अपुष्पीय पौधा का हो, पुष्पीय पौधा का हो, मानव का हो या कवक का हो। इसी को कहते हैं जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। तो ये बाबू 6 आपके खास विशेषता हुए आनुवांशिक कूट के। पहला विशेषता आनुवांशिक कूट त्रिकूट होते हैं, दूसरा विशेषता आनुवांशिक कूट अस्पष्ट होते हैं, तीसरा विशेषता आनुवांशिक कूट अपभाषित होते हैं, चौथा विशेषता आनुवांशिक कूट आच्छादित नहीं होते हैं, पांचवा विशेषता जेनेटिक कोड कॉमालेस होते हैं और छठा जेनेटिक कोड सर्वव्यापी। हमको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपको नहीं समझ में अगर आए तो एक बार दो बार तीन बार वीडियो को ध्यान से पढ़िए। अब यहां आपको 2 चीज मिलेगा। और ध्यान दीजिए 6 विशेषता में से कोई एक विशेषता आपके प्रश्न में आ सकता है 2 नंबर में, और कभी कभी 5 नंबर में प्रश्न में आ सकता है कि आनुवांशिक रूप से आप क्या समझते हैं, इसकी खास विशेषताओं का उल्लेख प्रश्न में बाबू आ सकता है 5 नंबर में। कभी कभी 5 नंबर में प्रश्न आ सकता है, आनुवांशिक कोड से क्या समझते हैं, इसकी खास विशेषताओं का वर्णन करें। अब आपको यहाँ 2 चीज जानना है। इसको कहते हैं इनिशिएशन कोडोन क्या होता है, इसे प्रारंभन कोडोन भी कहते हैं। आगे ये हम लोग जब पढ़ेंगे आगे तो बार बार मिलेगा इनिशिएशन कोडोन या प्रारंभन कोडोन क्या होते हैं या प्रारंभन कूट क्या होते हैं। तो कोशिका के अंदर सिर्फ 2 ही जेनेटिक कोड होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड निर्माण के समय प्रारंभन कोड का काम करते हैं। कोशिका के अंदर
सिर्फ 2 ही तरह के जेनेटिक कोड होते हैं जो प्रोटीन निर्माण के समय या पॉलीपेप्टाइड निर्माण के समय आरंभन कोडोन का काम करते हैं या प्रारंभन कोडोन का काम करते हैं। कौन? पहला जेनेटिक कोड है आओजी और दूसरा है जाओजी। यानी कि आओजी और जाओजी यही सिर्फ 2 ऐसे जेनेटिक कोड हैं जो प्रोटीन निर्माण के समय या पॉलीपेप्टाइड निर्माण के समय या स्थानांतरण की प्रक्रिया में मैसेंजर आरएनए पर उपस्थित होंगे, जहां से यह प्रक्रिया प्रारंभ होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि आओजी और जाओजी ही ऐसे 2 प्रारंभ कोड हैं जो प्रारंभन का काम करते हैं। इसे प्रारंभन पुट या प्रारंभन कोडोन या आरंभन कोडोन कहते हैं। उसके बाद जानिए स्टॉप कोडोन। या इसे टर्मिनेशन कोडोन भी कहा जाता है। या इसे नॉनसेंस कोडोन भी कहा जाता है। स्टॉप कोडोन, टर्मिनेशन कोडोन या नॉनसेंस कोडोन। स्टॉप कोडोन, टर्मिनेशन कोडोन या नॉनसेंस कोडोन। ठीक इसका उल्टा, या इनिशिएशन कोडोन है या स्टॉप कोडोन है या टर्मिनेट करने वाला कोडोन है या एक ऐसा जेनेटिक कोड है जिसका कोई सेंस ही नहीं है। तो ये 3 होते हैं, ओकरे, अंबर, ओपल। 3 जो हैं इसे कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? स्टॉप कोडोन या टर्मिनेशन कोडोन या नॉनसेंस कोडोन। मतलब ये मैसेंजर आरएनए पर तीनों में से कोई एक मैसेंजर आरएनए पर जहां मिलेंगे वही प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया, वही पॉलीपेप्टाइड बनने की प्रक्रिया स्टॉप हो जाएगी या टर्मिनेट हो जाएगी। यानी कि ये ऐसे जेनेटिक कोड है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, इसलिए इसे कहा जाता है स्टॉप कोडोन या टर्मिनेशन कोडोन या नॉनसेंस कोडोन। ये 3 इनकी संख्या है, ओकरे, अंबर, ओपल, यूए, यूएजी और यूजी। बात समझ में आ रहा है? तो इसके अलावा बाबू आप लोगों को आनुवांशिक टॉपिक में नहीं पढ़ना है। ध्यान दीजिए, ये आपको जानना बेहद जरूरी था, कारण कि ये 5 नंबर में प्रश्न आता है आनुवांशिक कूट से क्या समझते हैं, इसकी खास विशेषता का वर्णन करें। तो परिभाषा लिखिएगा, 5 विशेषता को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख लीजिएगा। जो 5 या 6 विशेषता बताया उसमें से हर एक विशेषता 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है। और इस पर भी आ सकता है कि प्रारंभन कोडोन और स्टॉप कोडोन से क्या समझते हैं। आपका बाबू जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसमें पूछा सकता है कि इनमें से कौन सा जेनेटिक कोड आरंभन कोडोन का काम करता है, इनमें से कौन सा जेनेटिक कोड स्टॉप कोडोन का काम कर सकता है। अब मान लो 3 दे देगा, एक चौथा दे दे और कहे इस 3 दे दे और एक और दे दे कि इसमें से कौन सा जेनेटिक कोड स्टॉप कोडोन या टर्मिनेशन कोडोन का काम नहीं करता है। तो इसलिए इसको हर हाल में याद रखना होगा, इससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। और इस तरह से आपको बाबू खत्म टॉपिक। नहीं समझ में आओ तो दोबारा मेरा वीडियो देखिए, फिर हमको कमेंट में लिखिए। धन्यवाद, फिर अगले मिलते हैं।